नमस्कार, बिग न्यूज बेंगलिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बीएनबी में जिस बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण होगा, जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अफ्रीकी देशों का दौरा है, जो 5 देशों का दौरा है, वो लगातार जारी है और ब्राजीलिया टू नामीबिया, यानी कि कुछ ही देर बाद कहा जा सकता है, यानी कल की जो तारीख होगी वो नामीबिया की होगी। और आज ब्राजील की जो राजधानी है ब्रासीलिया जो है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे और जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, क्योंकि ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में जिस तरीके से ब्रिक्स की एक बड़ी बैठक हुई और ब्रिक्स में कई बड़े मुद्दे वो दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखे। वो चाहे ग्लोबल साउथ की अनदेखी की बात हो, वो चाहे आतंकवाद के दोहरे चरित्र की बात हो, दुनिया जिस तरीके से कर रही है, वो चाहे ईरान पर हमले की बात हो, वो चाहे गाजा की बदहाल स्थिति की बात हो, या फिर जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो अब बेईमानी सी लगने लगी है। और पीएम मोदी ने कई बड़े उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एआई जो है हर सप्ताह बदल रहा है, लेकिन ये 80 वर्ष पुरानी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वो आज तक नहीं बदल पाई और वक्त है उन्हें बदलने की, उनमें बड़े बदलाव करने की, ताकि नए नए देशों को शामिल किया जा सके और बड़े सुझाव लाया जा सके। सबसे पहले कुछ बड़ी तस्वीरें देख लेते हैं, क्योंकि ब्राजील की जो यात्रा रही है वो बेहद महत्वपूर्ण, ऊर्जा को लेकर बड़े समझौते, लिथियम को लेकर। आप ये तस्वीरें आप देखिए, ब्राजील यानी कि ब्राजील की राजधानी, प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे, ये वहां पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। अभी आगे की जो तस्वीरें होंगी वो आपको बताएंगे कि हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। कई बड़े जो राजनेता है, डिप्लोमेट्स है, वो वहां पर एयरपोर्ट में मौजूद थे। और ये देखिए, हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत, शिव स्तोत्रम के साथ स्वागत। ये जो शिव स्तोत्रम है और इसके साथ साथ जो भव्य पारंपरिक संगीत का स्वागत हुआ, वो हम एक बार आपको जरूर सुनवाएंगे कि किस तरीके से पीएम मोदी जब वहां पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोग जो हैं, सांस्कृतिक प्रस्तुति से पीएम मोदी का स्वागत किया गया और अलग अलग जगहों पर कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारत के समाज की एक बड़ी झलक देखने को मिली। ये आप भारतीय प्रवासियों से मुलाकात और प्रधानमंत्री मोदी की एक अलग शैली रही है। जिस देश में जाते हैं वो सबसे पहले अपनी जड़ों को, यानी कि भारत की जो जड़ें हैं कहा जा सकता है, भारत के जो लोग हैं, भारतवंशी हैं, भारतीय समुदाय के लोग हैं, उनको खोजते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे संवाद करते हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने बहुत पहले कहा था कि ये ब्रांड एम्बेसडर है भारत के, जो भारत की एक बड़ी तस्वीर, उभरती हुई तस्वीर दुनिया के देशों में बताते हैं। भारत में टूरिज्म कैसा है, भारत में खान पान कैसा है, भारत में पहनावा कैसा है, भारत की संस्कृति कैसी है, ये वो ब्रांड एम्बेसडर है जो हमारे लाखों हजारों भारतीय मूल के लोग, जो भारतीय समुदाय के लोग, जो इंडियन डायस्पोरा है। और इसीलिए 2014 के बाद से इंडियन डायस्पोरा की अहमियत बहुत बढ़ती चली गई है। बड़ी बैठकें होती हैं, बड़ी बातें होती हैं। और ये कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि कहा जा सकता है कि ये यात्रा जो है बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन कुछ आंकड़े को देख लेते हैं कि आखिर जब हम ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील आखिर क्यों खास है। ब्राजील टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है वो भी बेहद बहुत बड़ा है। ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं, आप एक नजर में आप ब्राजील को आप देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्निवाल है, कार्निवाल जो फेस्टिवल है, वो ब्राजील में होता है। और ब्राजील के कई ऐसे बड़े शहर हैं, वो चाहे रियो डी जेनेरियो की बात करें, ब्राजीलिया राजधानी की बात करें, या दूसरे शहरों की बात करें, इस कार्निवाल को लेकर वो बड़ा व्यापार है, बाजार है, म्यूजिक है, डांस है, सब कुछ है। और इसीलिए एक बड़ा टूरिस्ट हब भी है ब्राजील। खूबसूरत है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, 4000 हवाई अड्डे वाला देश है। हालांकि अमेरिका में 16,000 हवाई अड्डे हैं, क्योंकि वहां पर अपने व्यक्तिगत हवाई अड्डे, अपने व्यक्तिगत चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर, इसका बड़ा चलन है। तीसरी तस्वीर देखिए, अमेज़न जो है, जो जंगल है, जो वन क्षेत्र है, 60% जो है वो ब्राजील में है। आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। और अमेज़न के जंगल अपने आप में, जिन्हें दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, ऑक्सीजन देने में सबसे ज्यादा ये जंगल, इनकी बड़ी भूमिका है। और वो 60% तो है वो ब्राजील में है, ब्राजील को चारों तरफ से घेर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो जो छटा होगी, वो कैसी होगी। और शायद इसीलिए टूरिस्टों का, पर्यटकों का एक बड़ा हब है ब्राजील। तो ब्राजील को समझना बहुत जरूरी। चौथी तस्वीर आप देखिए, 4600 किलोमीटर का समुद्री किनारा, सुनहरी रेत जिसे हम कह सकते हैं, जहां पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वेडिंग डेस्टिनेशन है,
और एक बड़ा व्यापार, बड़ा निवेश, बड़ी संभावनाएं भी हैं। जो पांचवी तस्वीर, दुनिया की दूसरी बड़ी प्रतिमा जो है क्राइस्ट द रिडीमर, वो भी ब्राजील में, इसको भी लोग देखने पहुंचते हैं और शायद इसीलिए ब्राजील बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत और ब्राजील के रिश्ते पर्यटन के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से कई बड़े समझौते भी हुए यहां पर। ब्राजील की कॉफी, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कॉफी फेमस है तो वो है ब्राजील की कॉफी, और 60% जो है दुनिया में कॉफी की हम जब बात करते हैं तो 60% से ज्यादा कॉफी जो है वो ब्राजील से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों, शहरों, गांवों तक पहुंचती है। हम और आप शायद उसी कॉफी को पीते हैं, क्योंकि ब्राजील की ये जो तस्वीरें हैं, ये कुछ तस्वीरें हैं और शायद इसीलिए ब्राजील बेहद महत्वपूर्ण है। और $800 बिलियन से ज्यादा बड़ी कंपनियां, नामीबिया में भी जो है डायमंड का बड़ा हब है, बड़ा व्यापार है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ कुछ खास बड़े मेहमान हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा, जिसमें 4 देश लगभग पूरे हो चुके हैं। एक आखिरी पड़ाव है इस यात्रा का और वो है नामीबिया, जहां पर प्रधानमंत्री कल होंगे। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 21वीं सदी का सॉफ्टवेयर 20वीं सदी के टाइपराइटर में नहीं चल सकता। 20वीं सदी का अंतर्राष्ट्रीय संगठन 21वीं सदी के लिए बेकार। गाजा की स्थिति चिंताजनक, ईरान पर हमला निंदनीय। एक तरफा टैरिफ नहीं सहेंगे ब्रिक्स के देश। ये ना तो चेतावनी थी, न बयान और न ही आलोचना। ये भारत की स्पष्ट होती विदेश नीति है। भारत अब जिन बातों को गलत मानता है उसको किसी भी मंच पर खुलकर कहने की क्षमता रखता है। आतंकवाद की घटना भारत में हो, गाजा में हो या इजराइल में, भारत आतंकवाद कर खुलकर विरोध करेगा ही करेगा। और यही उम्मीद ब्रिक्स में पीएम मोदी ने दुनिया के देशों से की है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में जब पीएम मोदी पहुंचे तो नजारा अद्भुत था, अकल्पनीय था। स्वागत ने ही बता दिया कि भारत ब्राजील के लिए कितना अहम है। कि माननीय प्रधानमंत्री के आने का कितना जबरदस्त उत्साह यहाँ हमें पूरे अपने समुदाय में दिखाई दे रहा है। आईसीसीआर का ये सेंटर लगातार भारत और ब्राजील के बीच में जो कनेक्ट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मेहनत करता है, योग से और ओडिसी नृत्य से, कुकिंग क्लासेस से और बाकी भी जो सब कल्चरल एक्टिविटीज हो सकती हैं उसकी लगातार क्लासेस के अतिरिक्त हमारे 3 इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं। एक कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम, एक एक्सपीरियंस इंडिया डे और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम है दैट इज इंडिया इन योर लाइब्रेरी। इन सब प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम इस बात के लिए लगातार प्रयत्न करते हैं कि भारत और ब्राजील की संस्कृति गहराई तक पीपल टू पीपल कनेक्ट के माध्यम से जुड़ सके। रिश्तों में उतार चढ़ाव सिर्फ आम रिश्तों में ही नहीं होते, 2 देशों में भी होते हैं। ब्राजील और भारत के रिश्तों को ही देख लीजिए। भारत ब्राजील के रिश्तों की बात करें तो 1948 से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन ब्राजील ने 1961 में गोवा मुक्त कराने को लेकर भारत का विरोध किया। 1990 से 2 देशों के बीच रिश्ते एक बार फिर मजबूत हुए और ब्राजील दक्षिण अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। 2024-25 में कारोबार की बात करें तो लगभग $12.20 बिलियन का दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार हुआ। ब्राजील के निर्यात की बात करें तो ब्राजील को भारत निर्यात करता है डीजल, कृषि, रसायन दवाएं, इंजीनियरिंग का सामान और एल्युमिनियम। भारत का निर्यात लगभग $6.77 बिलियन के आसपास है और भारत ब्राजील से मंगाता है कच्चा तेल, सोया तेल, सोना और लौह अयस्क और चीनी। और आज ब्राजील दक्षिण अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर बनकर उभरा है। India can get some technology on fuel, which Brazil has got an excellent technology, and India has got a lot of things to offer to Brazil, like agriculture inputs and the latest way to reduce the consumption of fertilizers. इंडिया के ट्रेड स्पेशली ब्राजील के साथ बढ़ने चाहिए, क्योंकि ब्राजील का जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें इंडिया का less than 1% है. As a growing economy, Brazil also
इंडिया का पार्टिसिपेशन यहाँ बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री साहब के आने के बाद, उनके बायलैटरल ट्रीटीज के एग्जीक्यूशन के बाद हमें लगता है कि दोनों देशों के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रेड के जो ट्रांजैक्शंस है उनको एक्सपोनेंशियल बूस्ट मिलेगा। It is necessary because Mr. Modi is a global leader now. It is necessary to be present here in BRICS for the benefit of all member countries. अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को लेकर तो पीएम मोदी ने मोर्चा खोल दिया है और साफ कहा है कि एआई हर सप्ताह अपडेट हो रहा है और तब 80 वर्षों में एक बार भी अपडेट न होने वाली ये वैश्विक संस्थाएं स्वीकार्य नहीं है। भारत का रुख वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने और वैश्विक शासन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 57 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा यादगार रही। उत्साह था, विश्वास था, व्यापारिक समझौते हुए और निवेश को लेकर दोनों देश आगे बढ़े। We are very excited and we found ourselves very privileged and honored to receive our Prime Minister Modi ji. And I would say सबका साथ सबका विकास। मैं आज मेरी खुशी 100 गुना बढ़ गई है। मैं बहुत खुश हूँ नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए। Proud of whatever he is doing for our country, and we are very proud of him. Looks like Modi ji is going to be success our Indian community in the BRICS, and for sure he will take the India ahead. It's an honor to receive him here in this Brazil for this BRICS, which is going to happen here. See, we need this trading to happen between the two countries. It's a big opportunity for India also to improve their trading businesses in terms of exports, right? 5 देशों की यात्रा का चौथा पड़ाव था जहां ब्रिक्स से निकले संदेश देश और दुनिया को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि बदलते समय के साथ बदलाव का दामन थामकर चलने से दुनिया तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की जो यात्रा है और अफ्रीकी देश, वो देश हैं जिनमें संभावनाएं बहुत हैं, जो बहुत समर्थ हैं, जिन कहा जा सकता है जो प्राकृतिक जो वन संपदा है, प्राकृतिक जो उनके अंदर, चाहे वो रेयर मेटल्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें, लिथियम की बात करें, यूरेनियम की बात करें, ये सब बहुत ही समृद्धशाली देश, और शायद इसीलिए दुनिया भर की नजर इन अफ्रीकी देशों में रहती है जब हम रेयर मेटल्स की बात करते हैं, उन खनिज संपदा की बात करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ रुद्र प्रताप दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रुद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे खास मेहमान मनोज सिंह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मनोज सर बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से जुड़ने के लिए। और एक खास और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, ओपी तिवारी जी, अब से कुछ ही देर बाद, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, ओपी तिवारी जी। और लेकिन शुरुआत मनोज जी आपसे ही करना चाहेंगे। इस ब्रिक्स की अगर हम बात करें, खासतौर से ब्रिक्स में जिस तरीके से कई बड़े मुद्दे उठे, वो चाहे ग्लोबल साउथ की अनदेखी की बात करें, आतंकवाद पर दोहरे रवैये की बात करें, ईरान पर हमले की बात करें, ब्रिक्स सफल रहा आपके नजरिए से? मनोज जी आपने म्यूट कर रखा है शायद। म्यूट नहीं है जी। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। मैं सबसे मूलभूत एक अंतर है, अब देखिए 1-1.5 महीने पहले जो एससीओ समिट हुआ, वहां पर भी एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया जिसमें ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की गई इन देशों के द्वारा, एससीओ सदस्यों के द्वारा। उसमें भारत ने अपने आप को अलग थलग कर लिया, अलग कर रखा। लेकिन इस बार जब ब्रिक्स में उसी चीज पर चर्चा हुई और उस पर अगेन निंदा की गई इन देशों के द्वारा, ब्रिक्स देशों के द्वारा, तो उसमें भारत शामिल रहा। इसमें मूलभूत बात ये देखने की है कि यहाँ पर आतंकवाद पर कटाक्ष किया गया, हमला किया गया, आतंकवादी देशों की को इंगित किया गया, उनके बारे में बताया गया, सीमा पार आतंकवाद पर बात हुई। लेकिन यही सारे मुद्दे, पहलगाम मुद्दे पर भी यहाँ बात हुई और उसकी निंदा की गई ब्रिक्स में। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था एससीओ समिट में, तो बहुत सारे दर्शक भौचक हो सकते हैं कि ऐसे अंतर क्या, ये अंतर क्यों, ये अंतर क्या देख पा रहे हैं? ये अंतर कैसे, क्यों? क्या भारत की जो विदेश नीति है वो और क्लियर हो रही है कि अगर भारत को कोई चीज नहीं पसंद है तो किसी भी मंच पे वो उसका विरोध करेगा, चाहे आतंकवाद की ही बात क्यों ना हो? भारत ने बहुत पुरजोर तरीके से इसको जोर देके कहा था कि पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला, उसको इस जॉइंट स्टेटमेंट में शामिल किया जाए एससीओ में, जिसको कि बाकी देशों ने नहीं माना। और इस पर भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अब उस जॉइंट स्टेटमेंट से अपने आप को अलग कर लिया था।
तो भारत ये बताना चाहता है कि जो मुद्दे उसके हित में होंगे और उनकी विदेश नीति बिल्कुल अपने हित के मुद्दों को देखते हुए आगे बढ़ाई जाएगी। और इसमें देखिए जो ट्रंप साहब का भी एक बयान आया है कि उन्होंने ब्रिक्स देशों की निंदा की है और उन्होंने कहा कि अगर ये जो देश हैं कोई भी एंटी अमेरिका काम करेंगे तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा टैरिफ के तौर पर। और इसमें ये भी मैं मानता हूं कि यहां पर भी भारत विजयी रहेगा क्योंकि अपनी नीतियां स्पष्ट करके चलता है और हर एक देश के साथ रिकैलिब्रेट करके अपनी नीतियां भारत रखता रहा है। आपने अलग अलग मंचों में देखा होगा और इसमें कई बयान भी आए हैं। पीयूष गोयल साहब ने भी कहा कि इससे हमारे और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं उन पर कोई फर्क नहीं आएगा। और जहां तक एक बात थी कि एक जॉइंट करेंसी जिसको कि R5 कहा जाता है, जिसमें ये पांचों जो देश हैं ब्रिक्स के ओरिजिनल मेंबर नेशन, जो कि ब्राजील का रियाल, रूबल, रूपी और रेनमिंबी और रैंड, तो इसलिए इनको R5 का नाम दिया गया है। उसके खिलाफ भी बहुत आवाज उठाई है सख्त तौर पर अमेरिका ने। मनोज जी, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दों पर, वो चाहे ब्रिक्स की बैठक हो या किसी कोई दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फोरम हो, मंच हो, भारत ने अपना एजेंडा बिल्कुल साफ कर दिया है कि आतंकवाद में अब दुनिया का दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। इस ब्रिक्स की बैठक में 4-5 बड़े मुद्दे निकल के आए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए। खासतौर से एक तो ग्लोबल साउथ की अनदेखी की अगर हम बात करें, उसको लेकर पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि जो विकसित देश हैं वो ग्लोबल साउथ की अनदेखी करते हैं, विकास को लेकर, संसाधन को लेकर। एक दूसरा बड़ा मुद्दा आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से भारत ने अपना एजेंडा साफ कर दिया। COP28 को लेकर, COP 2030 को लेकर भी साफ तौर पर ब्रिक्स में कह दिया गया। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनकी जो भूमिका है, उपयोगिता है, पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि AI हर सप्ताह बदल रहा है लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं पिछले 80 साल से नहीं बदल पा रही अपने आप को। रुद्र जी, जैसे कि मनोज जी ने कहा कि अब भारत की विदेश नीति जो है अपने अपने अलग अलग एजेंडों में बिल्कुल साफ नजर आ रही है और वो दुनिया के बड़े फोरम पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़े मंचों पर भी दिख रही है। या आतंकवाद की अगर बात होगी तो वो चाहे गाजा में आतंकवाद हो, चाहे इजराइल में आतंकवाद हो या फिर पहलगाम में आतंकवाद हो, विरोध है तो विरोध रहेगा। निश्चित तौर पर संतोष जी, आप देखें विदेश नीति कई पहलुओं को लेकर चल रही है। जब हम लोग इस सबसे बड़ी यात्रा के बारे में बात कर रहे थे, 5 देशों की यात्रा के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे आर्थिक विस्तार UPI के बारे में। गाइस, राहुल आ रहा है और उसके साथ कोई लड़की भी है। वो क्या सोचेगी? गाड़ी में वो पुरानी सी स्मेल है। रिलैक्स गाइस, पेश है नया गोदरेज एरो। न्यू कार गोदरेज एरो, नई कार जैसी खुशबू पूरे 30 दिनों तक सिर्फ 99 रुपए में। लीजिए बिहार की बेटी को आप देख लीजिए, फिर शिव तांडव स्रोतन देख लीजिए। एक लंबी श्रृंखला है जहां प्रधानमंत्री जी ने भारतवंशियों से या देशवासियों से, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, लोगों को अपने आप से कनेक्ट किया है, भारत में निवेश करने का ऑफर दिया। आप देखिए जब वो ब्राजील पहुंचे, ICCR की निदेशक क्या अभी आप बाइट चल रही थी, ICCR है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप। यहाँ पर उन्होंने इतना बेहतर काम किया है ब्राज़ील को जोड़ने के लेकर। नो इंडिया या इंडिया इन योर लाइब्रेरी, भारत को आप अपने लाइब्रेरी के थ्रू जानिए। 5000 भारतीय रहते हैं लेकिन शक्तिशाली हैं ब्राज़ील में, उनके पास एक बड़ी वेल्थ है। और ब्राज़ील भारत के लिए सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं है संतोष जी, वैश्विक गोल भी दोनों देशों के एक ही जैसे हैं। दोनों देश विकासशील देशों की आवाज़ सुनी जाए इस पर बात करते हैं। दोनों देश G4 के सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की वकालत करता है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य हैं, ब्रिक्स के सदस्य हैं, G20 के सदस्य हैं। तो ये कई बड़े वैश्विक गठबंधनों में दोनों देश आपस में बंधे हुए हैं, व्यापारिक साझेदार हैं, साउथ अमेरिका का बड़ा साझेदार है। लेकिन मेरे लिए जो सुखद पहलू ये रहा वैदेशिक नीति में भारत ने इस बार जो सांस्कृतिक विस्तार किया है, जो अपने कल्चरल पावर को लेकर आगे गया, योगा को लेकर बातें की है, अपने यहाँ की जो कला संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, वो देखना एक बेहद सुखद रहा मेरे लिए। सुखद रहा। मनोज जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा। एक और बड़ी मैं उपलब्धि मानता हूं कि जो चीन, जो चाइना, ओपी तिवारी सर जुड़ गए। ओपी तिवारी सर हमारा रक्षा विशेषज्ञ। ओपी तिवारी सर बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। जी मैं आपके पास आऊंगा ओपी तिवारी सर, लेकिन सवाल मनोज जी आपसे है। जो चाइना हमेशा यूएनएससी में भारत का विरोध करता रहा है,
इस बार ब्रिक्स की बैठक में देखने को मिला कि उसी चाइना ने, उसी चीन ने ब्राजील और भारत की जो है यूनिसी में भूमिका का समर्थन किया है। इसको किस तरीके से देख पा रहे हैं मनोज जी, ये बदलाव? ये देखिए चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स है और अच्छा। इसको हमें जज़ब करना पड़ेगा, हमें इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा अपने आप में। और ये सब जो चीन की अप्रत्याशित नीतियां हैं, जो यूएस की अप्रत्याशित नीतियां हैं, जो ट्रंप साहब जिस प्रकार के बयानबाजियां करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और अभी तो उनको इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंडेशन भी दे दिया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर नोबेल पीस प्राइज। तो इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, और देखिए कौन देश कर रहा है उनका नोबेल पीस प्राइज के लिए, कौन सा देश रिकमेंड कर रहा है, वो है जो इजराइल जिस प्रकार का उसने नरसंहार अभी तक लगातार जारी रखा है 21 महीनों से गजा में, और बाकी जगह भी आपने देखा है। तो ये अप्रत्याशित है, और इसको कितनी तरजीह देगा नोबेल जो कमिटी है वो बात की बात है। लेकिन ये वास्तविकताएं बदल रही हैं। भारत और चीन एक साझा तौर पे इकट्ठा चलने की कोशिश, उसमें रूस का भी रोल है, और उनको मालूम है कि ये अगर अलग थलग रहेंगे तो अलग थलग पड़ जाएंगे। और ये सारे, इनको सबको मालूम है कि जब तक हम इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करेंगे तो और कोई विकल्प नहीं है, और सबसे अच्छा डेवलपमेंट का तरीका ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। और ये दोनों देश अभी समझ रहे हैं, और उसी कारण कुछ जगह पे अभी हमारी चीन के साथ ये पीस टॉक्स भी आगे बढ़ी हैं। जो हमारा सीमा विवाद है उस पर भी बातचीत हुई है। तो ये बदलती हुई सच्चाई है, असलियत है, जिसको हमें मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स भी बदल है। ओपी तिवारी सर, सवाल यही कि चाइना ने यूनेस्सी में भारत की भूमिका का समर्थन किया, ब्राजील की भूमिका का समर्थन किया। क्या ये बदलता हुआ भारत है, और दुनिया खासतौर से चाइना ये समझ रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें, बदलते हुए भारत की बात करें, तो इस समय दुनिया जो है भारत की तरफ देख रही है? देखिए संतोष, ये देखिए चीन काफी आगे निकल चुका है। जिस तरीके से चीन ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधार की, चारों तरफ फैलाया, कुछ विकासवादी विस्तारवादी नीति हम तो सहमत नहीं है, लेकिन चीन से भी हमें भारत को काफी सीखना है। भी हम भारत काफी पीछे पड़े हुए। तो बेसिकली हमें क्या है कि भारत जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक अंदर से मजबूत नहीं होगा, जवाब देने की शक्ति नहीं होगी, तब तक चीन आपको दबा के कोशिश करेगा। पहले क्या हुआ था 1962 वॉर में, बिकॉज भारत ने डर के मारे इंडियन एयरफोर्स नहीं यूज किया, और नतीजा ये हुआ कि हमें हार का सामना पड़ा। हम डर के ये मत करो नहीं चीन नाराज हो जाएगा। अब वो ऐसी स्थिति नहीं हुई है, क्योंकि भारत की अब जो प्रगति का पथ पे काफी तेज बढ़ना शुरू कर दिया है। अभी जिस तरीके से जहां भी जा रहा था, मालदीव में भी आया था, अफ्रीका में भी कई देश में कर लिया, श्रीलंका में भी आ गया, और पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो बात अलग हम कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये हम लोगों के पक्ष में कभी रहेंगे नहीं। अफ्रीका में अब जिस तरीके से अफ्रीकन मार्केट जो है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक है, तो इसको भारत को संबंध बढ़ाने के लिए जैसे बात की जा रही थी कि कल्चरल तरीके से अब अपना संस्कृति डेवलप करके, ताकि हम करीब आने की कोशिश करेंगे कि जब भी करीब बराबरी का मौका होगा तो भारत के पक्ष में वो देश डिसीजन लेंगे। देखिए ये मत हम कभी नहीं सोच सकते कि अगर चाइना से फायदा हो रहा होगा तो भारत के पास आएंगे, लेकिन जहां भी बराबरी का मौका होगा उनका झुकाव भारत की तरफ होगा। प्लस एक तरीका और ये, जैसे भारत का स्टेट्स में घूमना बहुत जरूरी है, लेकिन भारत जो है सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। और हमें लगता है ओपी तिवारी सर, अगर इस बार के ब्रिक्स को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की जो आवाज की बात की थी, और सिर्फ ग्लोबल साउथ ही क्यों, हमें लगता है दुनिया की समस्याओं को उन्होंने इस बड़े प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ, चाहे आतंकवाद हो, चाहे ग्लोबल साउथ की अनदेखी हो। कॉप की बात जो उन्होंने की कि कॉप 2030-2028 भारत इसकी अध्यक्षता भी करेगा, कॉप 2028 की, क्लाइमेट चेंज को लेकर, जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दे, विकसित देश हमेशा पीछे रहते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के खिलाफ दुनिया की आवाज मजबूत होती जा रही है। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी तस्वीर देख लेते हैं कि ब्रिक्स के जो देश हैं उनकी जो विकास दर है उसमें भारत कहां टिकता है, भारत की जगह क्या है, भारत कहां पर खड़ा होता है। ये पीछे आप तस्वीर देखिए, और तस्वीर देख के ही आप समझ जाएंगे कि भारत ये सिर्फ ब्रिक्स के देश है, ब्रिक्स के स्थायी सदस्य और जो मेंबर हैं वो देश हैं। सिर्फ तस्वीर आपको बता देगी कि भारत का जो ग्रोथ है, भारत की जो विकास दर है, वो किस तरीके से मेंटेन और लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए भारत से शुरुआत करें। 6.2
प्रतिवर्ष इसकी आर्थिक विकास दर है रुचि जी। इंडोनेशिया 4.7, संयुक्त अरब अमीरात लगभग 4, चीन 4। सुपर पावर है चीन, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना के पास अमेरिका के बाद अगर बात करें, लेकिन इसकी वार्षिक विकास दर जो है, वास्तविक जीडीपी वृद्धि जो है वो सिर्फ 4% के आसपास है। मिस्र 3.8, सऊदी अरब 3, ब्राजील 2 जहां पर ब्रिक्स की बड़ी बैठक हुई, रशिया 1.5, लगभग 1.5%। रशिया कहा जा सकता है पिछले कई वर्षों से वॉर जोन में है, तो अपनी जीडीपी को बरकरार रख पाना थोड़ी सी चुनौती है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की बात करें लगभग 1%, ईरान 0.3%। रुच जी, तस्वीर क्या कहती है? जी, आपने ये तस्वीर अपने आप में एक पूरी तरीके से स्पष्ट है। यहाँ पर जहाँ पे एक संतोष जी, मैं पिछली बात को जोड़ रहा हूँ, आपने चाइना के बारे में जो बात कही थी कि चाइना जिस तरीके से वैश्विक राजनीति में बदल रहा, आप यहाँ पर ये देखिए कि भारत को उसने समर्थन इस मौके पे दिया संतोष जी, जब 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी है। ये अपने आप में बड़ी चीज है। भारत सरकार के तमाम बड़े मंत्रियों ने और प्रधानमंत्री जी ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी, उसके बावजूद चाइना ने अपना समर्थन दिया। तो ये जो पूरा ट्रेड एग्रीमेंट है या जो ट्रंप का वार है, आप सोचिए कि अब एशिया के देश आपस में आ रहे हैं और बदल रही है, वैश्विक राजनीति बदल रही है। क्या जियोपॉलिटिक्स खिसकती नजर आ रही है एशिया की तरफ? निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारत की ये रणनीति बदली है, भारत आतंकवाद के मुद्दे को लेकर जितना मुखर रहा है, और ये 6.2 की वार्षिक दर के आसपास, जी, ये जो आपकी वार्षिक दर है, ये सारा अंतर इसी से आ रहा है। 3 बार से प्रधानमंत्री बनकर आना, लोकतंत्र का स्थिर हो जाना भारत में, प्रधानमंत्री के तौर पे उनका कार्यकाल का सफल होना, और फिर एक लंबी बढ़त। आप देखिए चाइना 4% के आसपास जी, और 6.2% इतनी बड़ी आबादी को लेकर, जहां पर ये अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो चाइना बहुत आगे, भारत से बहुत आगे। जी हाँ, लेकिन वो जो पिछले 1 दशक के सुधार हैं, खासकर मेक इन इंडिया, कौशल विकास, ये ऐसी चीजें थी। देखिए चाइना की आपको जो उन्नति दिखाई पड़ती है, वो सिर्फ मेक इन चाइना की बदौलत है। वो उन्होंने अपने यहाँ चीजों को बढ़ाना शुरू किया और भारत ने इस चीज को समझ लिया। आप देखिए इंटरनेट या आर्थिक लेन देन में जो भारत की बढ़ोतरी हुई है, वो इसी वजह से हुई है। अभी आप देख लें, रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर भारत ने जितनी तेज प्रगति की है और लगातार वो समझौते करने आगे बढ़ रहा है। तो चाइना को सबसे अधिक अगर सचेत रहना है तो भारत की इस नीति से रहना है। भारत जिस तरीके से साझीदार बना रहा है ऐसे मुल्कों को जिसकी तरफ लोग ये सोचते हैं कि दूरी ज्यादा है। संतोष जी, यहां पर एक बात और है, मैं जब सांस्कृतिक गठबंधन की बात करता हूं तो वो इसीलिए होता है कि आपकी लंबी दूरी को पाट देता है। त्रिनिदाद और टोबैको भारत की लंबे समय से साझीदार हैं, क्योंकि वहां पर भोजपुरी है, वहां पर पत्तल पर खाना है, 5 लाख से ज्यादा भारतीय जी, और वो आपकी जो 3000, 5000, 15000 की दूरी है, वो सिमट जाती है आपके सांस्कृतिक गठबंधन की वजह से। और भारतीय प्रधानमंत्री और भारत की वैदेशिक नीति इस मामले से बहुत पूरी तरीके से वाकिफ है कि अगर आपने भारतवंशियों को आकर्षित करके रखा, उनसे जुड़ाव बना के रखा और वहां की सरकार को यह बता के रखा कि इतने भारतवंशी वहां पर हैं, तो चीजें वहां पर बेहतर होती रहेंगी। इसी से जुड़ा सवाल मनोज जी, क्या आपको लगता है दूरियां जो हैं, जैसे भारत और त्रिनिदाद टोबैगो की दूरी की बात करें तो लगभग 13-14 हजार किलोमीटर है, ये दूरियां आप सिर्फ 2014 के बाद एक आंकड़ा है, एक नंबर है? जिस तरीके से भारतवंशियों से बात करना, जिस तरीके से भारतवंशी जो है वो अपने आप एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह वहां पर काम कर रहे हैं, ये सिर्फ दूरी अब नंबर बन के रह गई है? देखिए, जब मोदी साहब पहली बार चुनकर आए थे तो उनकी बड़ी आलोचना की जाती थी प्रतिद्वंदियों द्वारा, विदेश की उनकी विदेश नीति पता नहीं कैसे, कभी उनको मालूम नहीं है इसके बारे में। तो मैं तो ये मानता हूं कि मोदी जी ने बहुत होमवर्क किया है और बहुत खुद मेहनत करके उन्होंने एक एक देश, विदेश मंत्रालय के साथ मिलके उन देशों को टारगेट किया है जहां पर भारतवंशी बहुत बहुतायत में है और जिनके द्वारा भारत के अंदर भी बहुत सारा निवेश वो लोग लेकर आए हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देखते मिलता है, जब जिस प्रकार से जो भारतवंशी जहां जहां इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, तो आपका वो जोश और वो एक जो भारतीयता की भावना है वो आपको बिल्कुल दिखाई देती है, पूरा डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो उससे बहुत फर्क पड़ा है। और देखिए, जो भी किसी भी कोई सम्मेलन में जाते हैं मोदी जी, तो उनके साथ कई देशों को जोड़ लेते हैं। अभी देखिए इस बार घाना और नामीबिया, घाना में भी मेरे ख्याल से 35 साल 40 साल के बाद, लगभग 30-35 साल बाद। तो इस प्रकार से सभी देशों के साथ अपनी एकजुटता रखता है भारत। और कल जहां पर नामीबिया जाएंगे लगभग 57 वर्ष बाद, 57 साल बाद। जी जी जी।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत सोची समझी तरीके। Even if I cleanse, rub, चाहे कुछ भी करूं, फिर भी मुझे इंस्टेंट ब्राइट स्किन नहीं मिलती। एक बॉटल सीरम का पावर एक फेस वॉश में, विद द न्यू गार्नियर सीरम क्लेंजर, जो करे डीपली क्लेंस और दे ब्राइट स्किन जस्ट लाइक अ सीरम। गेट विजिबली ब्राइटर स्किन इन जस्ट वन वॉश। न्यू गार्नियर सीरम क्लेंजर बाय गार्नियर नेचुरली। के साथ जुड़ के एक जुटता बनी है और एक हमारा भारत का एक प्रतिबिंब जो उभरा है वो बहुत काबिल तारीफ है। ओपी तिवारी सर, ब्रिक्स में साफ तौर पर अमेरिका के बिल्कुल बगल में बैठ के, ब्राजील में बैठ के, रियो डी जेनेरियो में बैठ के पीएम मोदी ने अमेरिका को भी कहा कि मनमानी टैरिफ ब्रिक्स के जो देश हैं वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। ग्लोबल साउथ को लेकर पीएम मोदी ने साफ कहा कि ग्लोबल साउथ के साथ भेदभाव किया जाता है, ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अनदेखी की जाती है, विकास को लेकर, संसाधनों को लेकर, फंड को लेकर। क्या ग्लोबल साउथ का एक बड़ा लीडर भारत बन चुका है और वो आवाज और भी मजबूत हो रही है? देखिए संतोष जी, अब समय वो चला गया कि जब हमें अमेरिका की और या ग्लोबल साउथ को यूरोप की जरूरत थी। जिस तरीके से अमेरिका की हालत है, जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया है, भारत और पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वो तो बिल्कुल ही इस तरीके से बिहेव किया जैसे कि पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं। पाकिस्तान के कटोरे भर दिए, उसमें कोई भी उनको रोकने के लिए नहीं आया। तो ये अमेरिका की भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अमेरिका को भी लेसन सिखाना अत्यंत आवश्यक है। अमेरिका को तभी समझ में आएगा जब हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारा आगे है, लेकिन ग्रोथ रेट हमें बहुत तेज बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाना। ये तेज बढ़ाने अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन से नहीं होगा, हमें बहुत चीजें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। हमें स्किल्ड मैन पावर एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे ताकि वो अर्न करके पैसे हमारे पास ले आए। इतना टैक्स पारा हमारे अमेरिका में बैठा हुआ है, जिन्होंने अमेरिका को बढ़ाने में बहुत मदद की, लेकिन उन्होंने क्या किया? वोट देकर ट्रंप को जिताया और ट्रंप को रोक भी नहीं पाए। ट्रंप साहब वो कौन मुनीर को बैठा कर लंच थे। ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा, मैं दोस्त तो नहीं कहूंगा लेकिन इनडिफरेंट है। एक बार सहयोग दिया था जिसने गेहूं भेजे थे 1960 में, बट उसके साथ एक ऐसी वीड भेजी थी जिससे हमारे पूरे खेत खराब कर दिए। आप लोग का जन्म नहीं हुआ होगा, हमें तो पूरी तरह याद है, घास पैदा हो गई थी कि परेशान कर दिया था और पाकिस्तान को खाली सपोर्ट करता रहा। तो अमेरिका खाली डर के बारे, भारत के डर बारे, भारत के ग्रोथ की वजह से, भारत का मार्केट एक बहुत बड़ा है और बहुत परेशान था कि हम अपना F-35 इनको बेच सके। लेकिन भारत ने बड़े अच्छे कदम लिए कि हमें आपके जहाज नहीं चाहिए, क्योंकि भारत को जी सीरीज से जो हमें इंजन मिलने वाले थे अमेरिका के, उन्होंने 1 साल डिले कर दिया। तो ये भरोसेमंद तो है नहीं। तो ये छोटे छोटे, जैसे मनोज जी देश बता रहे थे, छोटे देश आपस में ही ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत तगड़ा जवाब अमेरिका नहीं बल्कि बड़े देशों के ऊपर पड़ेगा। ये जो मोदी जी का अत्यंत आवश्यक है, लेकिन एक ही अचान का हमें जो अपने स्किल्ड मैन पावर जो थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है उनको इन देशों में भेजना पड़ेगा ताकि उनकी ग्रोथ भी हो सके, उनकी ग्रोथ हो सके। म्यूचुअल बेनिफिट अत्यंत आवश्यक है, अदरवाइज ऐसे खाली कल्चरल बढ़ाने से हमें ओपी तिवारी सर, अगले साल जब ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत करेगा तो मैं लगता है कि यहां से बड़े संदेश दुनिया को मिलने वाले, मैं इस पर आऊंगा। लेकिन इस ब्रिक्स की बैठक में एक और बड़ा मुद्दा रहा है जो बहुत चर्चे में रहा है और सभी देश, दुनिया के सभी देश कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं, और वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। COP26, COP28, COP30, COP33, COP28 की अध्यक्षता भारत भी करेगा जिसको लेकर। लेकिन एक बार हम समझ लेते हैं, क्योंकि आखिर ये COP26 या 28, 30 है क्या और किस तरीके से काम करता है, किन बड़े मुद्दों पर बात होती है, और शायद इसीलिए दुनिया के सभी देशों की जरूरत है। एक वैश्विक संकट की तरह है। ब्रिक्स की बैठक में काफी चर्चा में रहा ये जो है COP, ये एक पार्टियों का सम्मेलन है जहां पर कहा जा सकता है, इसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं, यानी कि पार्टियों के सम्मेलन जहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़ी बात होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कि पार्टियों का सम्मेलन, और हर साल होती है, अलग अलग देशों में हर साल होती है। और COP28 की बैठक यानी कि 2028 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। भारत में ये बैठक बड़ी होने वाली। ये वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जहां पर पर्यावरण को लेकर, कार्बन उत्सर्जन को लेकर भारत 2070 के लक्ष्य के साथ चल रहा है। 2030 का भी हमें लगता है रुचि एक बड़ा लक्ष्य है, और सिर्फ लक्ष्य नहीं है, भारत उस पर काम कर रहा है, क्योंकि हर साल जब बैठक होती है तो पिछले साल क्या क्या वायदे किए गए, क्या क्या ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, उसकी समीक्षा भी होती है।
दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन की नीतियों रणनीतियों पर चर्चा करते हैं और शायद इसीलिए कॉप बहुत महत्वपूर्ण था। रुचि जी, डेवलपमेंट के साथ, विकास के साथ पर्यावरण को साथ लेकर चलना, कॉप 28 की बात करना, कॉप 30 की बात करना और 2070 में कार्बन उत्सर्जन के एक बड़े लक्ष्य के साथ चलना, जीरो कार्बन उत्सर्जन को लेकर, यह हमें लगता है ये दुनिया के बाकी देशों को भी सीखने की जरूरत है। निश्चित तौर पे आप देखिए, भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बहुत पहले से प्रयास शुरू कर दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, संतोष जी, वो वहां से उन्होंने कार्बन उत्सर्जन के लेकर उसको सीमित करने का प्रयास शुरू किया था। प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास वहां पे शुरू हुआ था। आपने जो रिवर फ्रंट का पहली बार अगर आप नाम सुनते होंगे तो आप गुजरात से ही आया था। वो सारी चीजें उन्होंने वहां से स्टार्ट की थी। जलवायु परिवर्तन को लेकर वो पहले से गंभीर रहे। आप देखिए, पूरे भारत में जो स्वच्छता मुहिम शुरू की गई वो इसी तरह के प्रयासों को आगे बढ़ाना था। पेपरलेस गवर्नमेंट, ये बहुत मतलब 3 या 4 साल से है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम पेपर से दूर हो सके, चाहे वो विधानसभा हो या संसद हो। अब देखिए, संसद की सारी कार्यवाही अब देखिए पेपरलेस होती जा रही है। ये देखिए, ये छोटे छोटे प्रयास है। निश्चित तौर पे छोटे प्रयास हो, ये छोटे प्रयास हैं और प्रयास से ज्यादा ये प्रतीक हैं। ये आपको ये सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जब ऊपर बैठे हुए लोग अपनी चीजों को समेट सकते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी पड़ती है। और आप देखें कि पहले एक बहुत छोटा सा एक विषय आ जाता था और वो, मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ स्कूलों की, और वो बात करता था भूगोल के बारे में और थोड़ा सा बहुत बताता था। अब जलवायु परिवर्तन को लेकर एक पूरा चैप्टर है NEP पे और वो बात करता है किस तरीके से आप अपने अगल बगल चीजों को ध्यान रख सकते हैं। ग्लेशियर की बात है, ओजोन परत की बात है। तो ये बच्चों से लेकर बड़ों तक अब भारत की एक जीवन शैली में शामिल हो रहा है। संतोष जी, हम लोग चाहे लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार एक बड़ा सम्मेलन है, ऐसा सम्मेलन जो दुनिया को संदेश दे पाएगा और खासकर भारत की वो प्रयास जो भारत के अंदर अभी सिमटे हुए हैं। इन सम्मेलनों का सबसे बड़ा हासिल, संतोष जी, ये होता है कि आपको वर्ल्ड मीडिया आपके प्रयासों को इंगित कर लेता है। जब ये सम्मेलन भारत में आएगा तो भारत में हो रहे प्रयासों को आप देखें, शौचालयों की भारी संख्या में हुई है। आप देख लें, अब रेल, ट्रेन और पटरियां पहले से बहुत ज्यादा सुरक्षित और साफ और स्वच्छ होने लगी हैं। तो देखिए, भारत के जो छोटे छोटे प्रयास पिछले 1 दशक में हुए हैं वो इस परिवर्तन से निकल के आएंगे और निश्चित तौर पर दुनिया इसके बाद ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा विकासवादी दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ पाएगी। जब हम बदलाव की बात करते हैं, चाहे कॉप पर क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, 2070 के जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को लेकर हो, मिलेट ईयर घोषित करने की बात हो, योगा की बात हो, भारत सिर्फ विकास की बात नहीं करता। हमें लगता है भारत विकास के साथ साथ एक सुंदर विश्व की भी बात करता है जिसमें पर्यावरण भी हो, कंपनियां भी हो, फैक्ट्री भी हो, रोजगार भी हो, लेकिन एक अच्छा माहौल भी हो। बिल्कुल संतोष, बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। पहली बात देखिए, भारत जो करता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड किसी और रिलीजन में, मैं रिलीजन सॉरी लेके आना चाहता हूँ, कहीं पर भी नहीं है। ये कार्बन क्रेडिट वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज ने, अमेरिका ने क्यों शुरू किया था कि हम तो पॉल्यूशन बढ़ाते रहेंगे, अब आप बचाओ, आपको हम कार्बन क्रेडिट देंगे। तो कि इनको समझ में नहीं आया अफेक्टेड पार्टीज कौन है। जो देश जो सी लेवल पर है, जैसे बड़ी मालदीव का डूब जाएगा कुछ दिनों में, कई आइलैंड्स हैं, कई छोटे छोटे देश हैं, वो परेशान होंगे। इनको भी, अमेरिका को भी परेशानी हो रही है, थोड़ी बहुत फ्लड्स आ रहे हैं, लेकिन इनकी कोई चिंता नहीं है। इनकी अगर चिंता होती तो यूक्रेन और रशिया का वॉर इतना आगे नहीं बढ़ता। हम कितना भी क्लाइमेट कंट्रोल कर लें, जिस तरीके से वातावरण बर्बाद किया गया है यूरोप की हेल्थ से, और उस नौटंकी मास्टर को बुलेट्स और गन्स देके जिस तरीके से फायरिंग चल रही है, इजराइल चल रही है, अब हमें बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। लोग समझेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये बात रही, जैसे हमारे भी कई लोग परेशान करते हैं, कोई क्रैकर छोड़ता है कहते हैं कि वातावरण खराब हो रहा है। अभी इतने बॉम्ब इतने कर रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा, कह रहे क्या बर्बादी हो रही है। पूरा वातावरण बहुत बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है कि इतने टैंक्स, इतने बॉम्ब्स, इतने आर्टिकल सब फायर हो रहे, चले जा रहा है। अब इसकी नतीजा हमने सीख ही लिया। देखिए, इवन सऊदी अरेबिया में भी बाढ़ आ गई, अमेरिका में भी किस देश पे देखा कि 25-30 लोग गायब हो गए थे। हर जगह आ रही है, असर पड़ रहा है, लेकिन इनको फिर भी समझने के लिए दूर है। बिकॉज इन देशों का जो मैच्योरिटी इनकी खत्म हो गई है। इनके जो बुढ़े कंट्रोल कर रहे हैं, 70 साल और 82 साल के बुढ़े, दे आर स्टार्ट एंजॉयिंग द वॉर। तो अगर इनके ऊपर अंकुश नहीं लगेगा, भारत ग्रोथ कर रहा, लेकिन भारत, मेरे को श्योर हूं, अगले 10 साल में ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि लोगों को बात माननी पड़ेगी। अभी तो हमें कई ग्रुप पड़े। बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोगों को बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये वैश्विक संकट है, वैश्विक समस्याएं जिसको लेकर भारत हर बड़े प्लेटफॉर्म पर, हर बड़े मंच पर दुनिया को आगाह कर रहा है, दुनिया को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो चाहे आतंकवाद हो, ग्लोबल साउथ के देश हो, अविकसित देश हो, अल्प विकसित देश हो, या विकासशील देश हो, या फिर क्लाइमेट चेंज की बात हो।
ये बड़े बदलाव की तरफ, और शायद इसीलिए इस बार की ब्रिक्स की जो बड़ी बैठक रही है, कई बड़े संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दुनिया के देशों तक पहुंचे हैं। उन देशों को भी कहा गया है, बताया गया वहां से कि जो आतंकवाद को फंड करते हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जिनके लिए, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद सुविधा के हिसाब से आप उसको चिन्हित नहीं कर सकते। उसकी डेफिनेशन, जो परिभाषा है, बड़ा देश जो है अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं कह सकता। आतंकवाद आतंकवाद है और पूरी दुनिया को उसके खिलाफ आने की जरूरत है। मनोज जी, जब हम प्रधानमंत्री की इन 5 देशों की यात्रा की बात करते हैं, इसमें संस्कृति है, इसमें कहा जा सकता है कि रिश्ते हैं, चाहे घाना की बात की, त्रिनिदाद टोबैगो की बात की, जहां पर 5 लाख से ज्यादा बड़ी भारतीय मूल के लोग हैं, बिहार का बड़ी वहां पर आबादी है, या फिर अर्जेंटीना की बात करें, या फिर ब्राजील, और अगली जो यात्रा है नामीबिया, वो भी बेहद महत्वपूर्ण। मैं मनोज जी उसके आपके पास होगा, लेकिन नामीबिया की एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद नामीबिया क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। नामीबिया में खनिज संपदाओं से वो भरा हुआ देश है। लिथियम की बात करें, यूरेनियम की बात करें, और डायमंड का व्यापार जिस तरीके से, एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि यात्रा होगी नामीबिया। पीएम मोदी वहां के राष्ट्रपति नेतम्बू नांदी से मुलाकात करेंगे, द्विपक्षीय वार्ताएं भी होंगी। ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा भारत विकासशील, अल्पविकसित या अविकसित देशों से बेहतर तालमेल और रिश्तों को और मजबूत कर रहा है, और इसीलिए अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भारत रिश्तों की नई इबारत लिख रहा है। यात्रा का जो आखिरी पड़ाव होगा नामीबिया, वो भारत के लिए बेहतर है। पीएम मोदी का पहला नामीबिया दौरा है। राष्ट्रपति नेतम्बू नांदी नदैतवा से मुलाकात होगी। ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को बल मिलेगा, हीरे के व्यापार को बढ़ोतरी मिलेगी और दोनों देश इस व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स और यूरेनियम पर बड़ा फोकस होने वाला है। नामीबिया में भारत का $800 मिलियन का निवेश है। नामीबिया वो देश। For me, summer is everything. New Sunkisser Hazy Matte Blush. It just melts in. Sunkissed, easy, free. New Sunkisser Hazy Matte Blush. Maybelline, New York. प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, रेयर मेटल्स की बात करें, रेयर मिनरल्स की बात करें, इसमें नामीबिया सबसे आगे है। वो चाहे यूरेनियम हो, तांबा हो, कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी के तत्व हो, लिथियम और ग्रेफाइट के मामले में बेहद बड़े भंडार नामीबिया में मौजूद हैं। राजस्व के मामले में नामीबिया की अर्थव्यवस्था में खनन का बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया यात्रा बेहद अहम होगी। भारत कूटनीतिक स्तर पर रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए चीन से बात तो कर ही रहा है, पर भारत रेयर मेटल्स में खुद एक प्लेयर बनकर उभरना चाहता है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की ये देश बेहद अहम भूमिका निभाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव, यानी कि कल का जो पड़ाव है, वो नामीबिया का है। मनोज जी, नामीबिया बहुत छोटा सा देश, रिश्ते भारत से अच्छे हैं, लेकिन ये संपन्न देश है। खनन वहां पर हमें लगता है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। वो किसी भी प्रकार का खनन हो, चाहे लिथियम का हो, खनिज संपदाओं का हो, या फिर डायमंड का हो। $800 बिलियन का निवेश है भारतीय कंपनियों का डायमंड में वहां पर। ये रिश्ते और प्रगाढ़ होने वाले, और इन अफ्रीकी देशों में दुनिया भर की नजर है। जी देखिए, एक तो जब से चीन ने पूरे विश्व को ब्लैकमेल करना शुरू किया है और उसने अनाउंस किया है कि जो उनके रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और खनिज पदार्थ है, उन पर वो कंट्रोल करेगा और अपना निर्यात रोकेगा और अपने देश में जो उनकी संपदा है उसको बचा के रखेगा। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि चीन में बहुत सारे ऐसे रेयर अर्थ। मनोज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस समय प्रधानमंत्री मोदी जो है ब्राजीलिया में है, और उनका किस तरीके से, ये सीधी तस्वीरें आप ब्राजीलिया से देख पा रहे हैं, जो ब्राजील की राजधानी, जिस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और पारंपरिक तरीके से स्वागत, कई बड़ी बायलैटरल मीटिंग, कई बड़े कहा जा सकता है द्विपक्षीय वार्ता है, जिसमें ऊर्जा को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। और ये जो तस्वीरें हैं सीधे ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया से आ रही है। ये लाइव तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं, और कई बड़ी बैठकें, और 5 देशों की जो यात्रा है, ये सीधी तस्वीरें आप ब्रासीलिया से देख पा रहे हैं। 5 देशों की यात्रा में ये चौथा पड़ाव वाला देश है, यानी कि इसके बाद अगली जो यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की होगी वो नामीबिया की होगी। और इन यात्राओं ने बता दिया है कि भारत जो है दुनिया को साथ लेकर चलने की ताकत रखता है, और ग्लोबल साउथ की एक बड़ी आवाज बनकर भारत उभरा है। आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दों पर भारत ने अपना स्टैंड, अपना कहा जा सकता है क्लियर कर दिया, और दुनिया के देशों का साथ चाहता है कि वहां पर दोहरा चेहरा नजर ना आए, या फिर
ग्लोबल साउथ के देशों के साथ जो अनदेखी है उसको लेकर भी पीएम मोदी ने कहा। लेकिन ये ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया से सीधी तस्वीरें आप पीएम मोदी की देख पा रहे हैं। वहां पर किस तरीके से भव्य पारंपरिक उनको स्वागत किया जा रहा है और यही गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। और ये बताता है कि वैश्विक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व में अहम भूमिका निभाने का एक बड़ा आह्वान भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास की हम जब बात करते हैं तो विकास के लिए जरूरी है शांति को स्थापित करना, किसी भी प्रकार के आतंकवाद की आलोचना करना, उसके खिलाफ खड़े होना, वो चाहे पहलगाम की घटना हो, चाहे गाजा की बात हो, ईरान की बात हो या इजराइल की बात हो। ये सीधी तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। और ये अगली जो यात्रा होगी वो नामीबिया की होगी, लेकिन ब्राजील में खासतौर से ब्रिक्स से जितने बड़े संदेश इस बार दुनिया के सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं वो दुनिया को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। वो एक वैश्विक संकट को दुनिया की तरह दुनिया को आगाह करते हैं कि अगर आप नहीं संभले तो क्लाइमेट चेंज आपको परेशान कर सकता है। जिस तरीके से लगातार क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है तो विकास और पर्यावरण के बीच जो संतुलन है वो संतुलन बनाने को लेकर भी बड़ी बात कही है। रुद्र जी, तस्वीरें बहुत कुछ कहती है कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जहां भी पीएम मोदी जाते हैं, त्रिनाद और टोबैगो में हमने देखा था कि पूरा कैबिनेट था, राष्ट्रपति वहां मौजूद थे, प्रधानमंत्री भी वहां उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। निश्चित तौर पर संतोष जी, आप देखिए 3 देशों की सफल यात्रा ब्रिक्स में सशक्त उपस्थिति के बाद भारतीय प्रधानमंत्री आपको ब्राजीलिया में दिखाई पड़ रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उनको मिल रहा है। देखिए, ब्राजील और भारत के रिश्ते हमेशा से प्रगाढ़ है। वो अगर आप थोड़ा सा पुराने समय में जाएंगे, गोवा की मुक्ति का आंदोलन जो था उतने वक्त थोड़ा सा ब्राजील की वजह से वो रिश्ते थोड़े ठंडे बस्ते में चले गए थे। लेकिन अब की बार जब आप देखें पिछले ये कह रहे हैं कि पहली राजकीय यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की, तो ये उम्मीदों भरी यात्रा है, आशा भरी यात्रा है। ऐसी यात्रा जहां से भारत ये मान के चल रहा है कि यूपीआई को लेकर एक अच्छा समझौता हो सकता है। व्यापारिक रिश्ते पहले से प्रगाढ़ हैं। उन व्यापारिक रिश्तों में किस तरह अंतरिक्ष को ऐड ऑन कर सकें। अंतरिक्ष में भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और ब्राजील की भी उसमें अच्छी पकड़ है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल्स में दोनों लोग पहले से साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बड़ी भारतीय कंपनियां आपको सॉलो पॉस्को में मिल जाएंगी जहां पर वहां पर उनके दफ्तर हैं। तो ब्राजील की यात्रा आर्थिक व्यापार के साथ ही साथ भारत और ब्राजील के सांस्कृतिक रिश्तों को भी जोड़ने का काम कर रही है। ओपी तिवारी सर, आपका भी कमेंट लेना चाहूंगा कि जहां पर पीएम मोदी जाते हैं, स्वागत हो, विकास की बात हो, व्यापार की बात हो, निवेश की बात हो, अलग ही तस्वीर नजर आती है। ओपी तिवारी सर, देखिए, ये जब से मोदी जी आए हैं तो मैं बताऊंगा कि विश्व का, हमारे देश का डायरेक्शन, मतलब प्रगति का पाथ अलग हो चुका है और विश्व जिस तरीके से मैं देखता था वो अलग हो गया। देखिए, एक चीज बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा मैं आपको, 140 करोड़ की जनता के लीडर हैं ये। हमारे जो डायस्पोरा है दूसरे देशों में, इनको देख के उनका विश्वास जगता है और उनका हिम्मत बढ़ती है। उनको भी प्राउड, मतलब दे फील, गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस देश के हैं, तो उनका भी जोश बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है। एक तरीका ये है कि हमारे भारतीय, जैसा बताया जा रहा था कि हर कई देशों में इतने ज्यादा पैसा, बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ही साउंड है, आर्थिक स्थिति से बहुत सुदृढ़ है। अब हमें यही चाहिए कि वो कुछ इन्वेस्ट कर सके ताकि हमारी आर्थिक स्थिति तेजी से बढ़ सके। 6.2 ग्रोथ इज हाईएस्ट है फिलहाल वर्ल्ड में, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम इसको 10 साल में चाइना की बराबरी कर सके। ये तभी जब होगा कि जब हमारे सामान इनके पास बिकेंगे और उनके सामान हमारे पास आएंगे और जो हमारे इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं उनका डिस्ट्रेस होगा। अभी देखिए, इन सब में जो ट्रेड होता है तो अब ट्रेड लोकल करेंसी में होगा। बराबरी का ट्रेड चल रहा है तो जो डॉलर खरीदने में खर्च होता था 1-2% मार्जिन, तो सबको फायदा होगा, सारे देश को फायदा होगा। यही कारण हो रहा है कि अमेरिका में घबराहट हो रही है आपस में। और शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी आ रहा है कि ब्रिक्स देशों के ऊपर अगर जो है वो 10% का अतिरिक्त टैक्स लगेगा। लेकिन मनोज जी, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मैं सीधी तस्वीरें दर्शकों को ब्रासीलिया से दिखा रहा हूं, ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। मनोज जी, ब्राजील की जब बात होती है तो ब्राजील वैसे भी बहुत खूबसूरत देश माना जाता है। कार्निवाल है, बड़ी समुद्री कहा जा सकता है कि किनारा है। टूरिज्म को लेकर क्या दोनों देश और नजदीक जा सकते हैं? निश्चित तौर पर। आप देखिए, जिस प्रकार के आप अभी चित्र दिखा रहे थे, ये वाकई बहुत मनमोहक है और इससे भारत का बढ़ा हुआ कद और खासकर मोदी जी का जो कद में जो इजाफा हुआ है वो साफ झलकता है और इससे पता चलता है कि हमारा देश किस मुकाम पर पहुंच रहा है धीरे धीरे।
दूसरी तरफ जहां देखिए जो ट्रंप साहब हैं, वो हमेशा हर एक देश को जिस प्रकार की उनकी अभी बातचीत रही है, हर एक पूरे दूसरा यूएस के अलावा हर एक को तो अपना कॉलोनी समझते हैं। वो समझते हैं कि बाकी देश तो कुछ है ही नहीं, वो अपने यूनिलेटरल डिसीजन लेते हैं। उस मामले में भारत जैसे जब ब्रिक्स का जो संगठित होना और जिस प्रकार का उनका बयान है ट्रंप साहब का, तो निश्चित तौर पे ये अमेरिका को के क्या बोलते हैं डोमिनेंस को चैलेंज करने वाली बात है। और भारत देखिए, भारत को कितना कठिन बैलेंस करना पड़ रहा है। क्वाड का भी हिस्सा है जो कि एंटी चाइना माना जाता है, एससीओ का हिस्सा है जो एंटी अमेरिका वो इमोशन रखता है, और यहाँ ये देश हैं जो कि पूरा विश्व के 40% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, और जो पॉपुलेशन है 60-65% पॉपुलेशन को ब्रिक्स देश, अभी तो ये बाकी देश भी मिल गए तो और बढ़ गया ये। तो उस प्रकार से हमारा जो कद है वो जरूर बढ़ा है, और भारत अगर अपना जो जिस प्रकार से देश हित में कदम लेता रहा है उसको जारी रखेगा तो इससे अवश्य हमारे। एक और चीज जोड़ना चाह रहा था मैं, जो कॉप की बात आप बार बार कर रहे थे, तो वाकई मोदी साहब ने क्या बताया, उन्होंने बोला ये तो हमारे जीन्स में है, ये हमारे डीएनए में है, हमारे धर्म में है, और हमारे संस्कृति में ये शामिल है प्रकृति के साथ चलना। हम तो पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं और साथ में जानवरों की भी पूजा करते हैं। तो और योगा के बारे में उन्होंने बताया, और आयुर्वेद के बारे में बताया कि आयुर्वेद और भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। भारत ने दुनिया को बहुत। ओपी तिवारी सर, लास्ट में 30 सेकंड। नहीं, सिर्फ भारत की, कोई कहता था पहले इतिहास में हमें पढ़ाया गया कि यूरोप से आए लोग सेटल हो गए। अरे सिविलाइजेशन कहाँ फ्लरिश करेगी? जहाँ क्लाइमेट कंडीसिव होगा, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, पानी होगा, वही होगा। तो शुरुआत तो सारी यहीं से हुई है। हमारे वेदों का तो कोई अंत पता कब से नहीं है, कब से हमें किसी को पता ही नहीं है। नालंदा की पूरी लाइब्रेरी जला दी गई, फिर भी सारा कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है। हमारे कई वेद ले जाके जर्मन लेके चले गए, वहां भी उनकी स्टडी हुई और वापस आए। कई साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला, पता चला हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टेड था। अब ये सही कहा आपने कि, और शायद इसीलिए अपने युवाओं को जोड़ा जा रहा है, युवाओं को बताया जा रहा है कि भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, कितनी प्राचीन है, कितनी समृद्धशाली है, ताकि आप अपने देश को पहचान सके। आप अपनी देश की सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्र प्रथम की जो भावना है, नेशन फर्स्ट की जो भावना है, उसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी तिवारी सर, बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र प्रताप जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की। तो बिग न्यूज बिग लिस्टेंस में आज हमने बात की कि किस तरीके से ब्राजीलिया से नामीबिया, हम सीधी तस्वीरें अभी हम ब्राजीलिया से देख पा रहे थे, लेकिन दुनिया में कुछ और बड़ी खबरें हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पर्यावरण, COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोगों और ग्रह का स्वास्थ्य जुड़ा है। कोविड ने सिखाया कि समाधान वैश्विक होने चाहिए, जिसके लिए साझा प्रयास जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी आगामी अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह को सहयोग और स्थिरता के लिए लचीलापन और नवाचार का निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके पुनर्परिभाषित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री को विशेष उपहार दिए। उन्होंने उपहार के रूप में चांदी का शेर, मधुबनी पेंटिंग, सरयू नदी के पवित्र जल से भरा कलश और राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त से जापान और दक्षिण कोरिया से आयात पर 25% टैरिफ लगेगा, ताकि अनुचित व्यापार नीतियों से निपटा जा सके। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया। और बिग न्यूज बिग एनालिसिस में इसी बड़ी खबर के साथ आज बस इतना ही, लेकिन कल हम नामीबिया की जरूर बात करेंगे। कोई नामीबिया देश भले ही छोटा हो, लेकिन बहुत संभावनाएं हैं। तो आज बस इतना ही, नमस्कार।